हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं बढ़िया। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म टॉपर्स सर्कल में। जैसा कि आपको पता है, मैं रोज आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले रसायन विज्ञान से महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो बना रहा हूँ। आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ऑलरेडी हमने 3 प्रकार पर आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, इसमें हम कवर करने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया के बारे में, उभय विस्थापन अभिक्रिया के बारे में और अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में? अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, अब बारी बारी से इन चीजों को हम शुरू करेंगे। बारी बारी से इन चीजों को क्या करेंगे? शुरू करेंगे, ताकि आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ में आए और आगे के एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज आपको पढ़ना क्या है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है मेरे भाई टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना, बिछड़ना। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा? कोई पदार्थ का बड़ा अणु या कोई यौगिक टूटकर छोटे छोटे सरल यौगिक में 2 या 2 से अधिक यौगिक में बदल जाएंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा, वियोजन का मतलब होता है टूटना। आप नाम से ही याद रखोगे, संयोजन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब टूटना, है ना। तो आपके लिए मैंने डिफिनेशन क्या लिखा है इसका? वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से 2 या 2 से अधिक सरल अणु या यौगिक बनते हैं। ध्यान रखिए, मैंने क्या बताया? वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से 2 या 2 से अधिक सरल अणु बनते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? वियोजन। क्या बोलते हैं? वियोजन। जैसे देखिए, आपके लिए मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा? कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। अब अपघटन मतलब टूटना, मतलब वियोजित होना। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको पता है, CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3। जब आप इस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे, क्या करोगे? आप इसको गर्म करोगे, तो गर्म करने के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने क्या बताया? जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करोगे, तो गर्म करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर, है ना, वियोजित होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसको क्या बोलते हैं हम? वियोजित होना। मतलब ये किसका उदाहरण हो गया? वियोजन अभिक्रिया का। किसका? वियोजन अभिक्रिया का। याद रखिए, ये अंतर्कर्मणीय अभिक्रिया भी हो सकता है। कैसे मेरे भाई? आप देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। जैसे ये रासायनिक अभिक्रियाएं हुई, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उत्पाद में बना, बट ये गैस क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, वायुमंडल में चला जाएगा। तो केवल और केवल आपके पास जो प्रोडक्ट बचेगा वो क्या बचेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्या कैल्शियम ऑक्साइड से आप ये कैल्शियम कार्बोनेट बना सकते हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि उसको बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला उदाहरण आपका ये रहा। दूसरा आपके सामने क्या है? पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। किसका? पोटेशियम क्लोरेट का। देखिए, पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला क्या होता है? KClO3। जब आप इसको गर्म करोगे, KCl3 है ना, KClO3 को जब आप गर्म करोगे, तो ये किसमें टूट जाएगा? KCl प्लस ये टूट जाएगा O2 में। किसमें टूटेगा? O2। O2 बोले तो ऑक्सीजन में। अब आप इसको बैलेंस कर लो ना। देखो, सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पे KClO3 यहाँ पे 3 है और ये भाई साहब क्या है? यहाँ पे 2 है। तो इसको क्रॉस गुना कर देते, तो ये हो जाएगा 3, 3 दूना 6। यहाँ पे आप 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6। बस यहाँ पे आप 2 लगा दें, तो Kc है ना, पोटेशियम भी 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी आपको कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये क्या है? वियोजन। ये क्या है? वियोजन। ये भी आपका ये वाला रिएक्शन हो सकता है। ये वाला कहने का मतलब क्या? तो ये अनुत्क्रमणीय हो सकता है। देखिए, ये भी यहाँ पे गैस बन रहा है। जब ये गैस बनेगा तो ये भी वायुमंडल में जाएगा। जब इसको आप तोड़ोगे तो ये KCl आपको प्राप्त होगा, लेकिन KCl से आप वापस पोटेशियम क्लोरेट नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये रहा। अब चलिए देखिए, नेक्स्ट क्या है आपके लिए? वैद्युत अपघटन। क्या है ये? वैद्युत अपघटन। अब वैद्युत अपघटन कहने का मतलब, देखिए, अपघटन का मतलब टूटना, अपघटन का मतलब टूटना, और वैद्युत अपघटन मतलब विद्युत धारा से टूटना। किससे टूटना? विद्युत धारा से टूटना। मतलब कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिस रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद टूट जाती है, अपघटित हो जाती है,
अलग अलग हो जाती हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम? वैद्युत अपघटन। क्या बोलेंगे? वैद्युत अपघटन। लेकिन हमें एक बात का इसमें हमेशा ध्यान देना है, जो वैद्युत अपघटन केवल और केवल उसी पदार्थ में होगा जिस पदार्थ में वैद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है। वैद्युत धारा प्रवाहित किस में होता है मेरे भाई? तो आयन में। किस में होता है? आयन में, जिसे आप केटायन, एनायन या पॉजिटिव, निगेटिव, प्लस, माइनस एटसेट्रा जो भी कहते हैं, धन आयन, ऋण आयन, तो केवल और केवल उसी में होगा। अब वैद्युत अपघटन कराने के लिए आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, जब पदार्थ को आप वैद्युत अपघट्य, मतलब जिस पदार्थ में आप वैद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं उसको? वैद्युत अपघट्य। तो जब आप वैद्युत अपघट्य पदार्थ लेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है जो वो जलीय अवस्था में होना चाहिए, द्रवित अवस्था में होना चाहिए, तभी जाके ना उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। नहीं तो विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगी? ठीक है, तो देखिए मैंने आपके लिए क्या लिखा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। अपघटित कहने का मतलब टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, है ना। देखिए इसका उदाहरण क्या है, द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन। अब यहाँ पे द्रवित मैंने क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता है जो सर जी सॉलिड चीज में विद्युत धारा कैसे हम प्रवाहित कराएंगे, हमें विद्युत धारा प्रवाहित कराने के लिए उसको पहले घोलना पड़ेगा, हमें विद्युत धारा प्रवाहित कराने के लिए उसका विलयन बनाना पड़ेगा। तो इसका विलयन बनाएंगे तो वो किस अवस्था में हो जाएगा? द्रवित अवस्था में। तो द्रवित सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम क्लोराइड किसको बोलते हैं मेरे भाई? तो बोलते हैं NaCl को। किसको? NaCl को। अब ये किस में है? तो द्रव अवस्था में। किस में है मेरे भाई? द्रव अवस्था में। जब आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराओगे ना, क्या प्रवाहित कराओगे? विद्युत धारा प्रवाहित कराओगे, तो विद्युत धारा प्रवाहित कराने के बाद ये Na+ और Cl- में टूट जाएगा। इसमें टूट जाएगा Cl- में। भाई समझ में? अब ये ऐसा क्यों हुआ? तो आपको पता है जब नमक को आप जल के अंदर घोलोगे तो ये आसानी से घुल जाते हैं। अब जब घुल जाते हैं तो आपको ये भी पता होगा जो सोडियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है। जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो ये दोनों आयन क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे सोडियम आयन और दूसरी तरफ आपको क्या मिलता है? क्लोरीन आयन। सोडियम आयन अब आप देखें तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो आपको पता है ये पॉजिटिव निगेटिव की तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है। तो आप ही मुझे बताओ ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अब जरा गौर से देखो, है ना, मैंने ये डायग्राम दूसरे चीज के लिए बनाया था, दूसरे एग्जांपल के, लेकिन आप यहाँ पे समझो, जब ये पॉजिटिव चार्ज वाला है तो मैंने यहाँ पे एनोड लिया। एनोड आपका कौन सा चार्ज होता है मेरे भाई? तो ध्यान रखिए, एनोड आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड आपका कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। तो बताओ ये सोडियम एनोड पर आएगा कि कैथोड पर? तो आप बोलोगे सर नहीं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होते हैं ना, तो मतलब ये सोडियम प्लस चार्ज वाला है तो ये प्लस पे तो नहीं आएगा, ये कहाँ आएगा? माइनस पे। मतलब ये कहाँ दिखने वाला है आपको? कैथोड पे। कहाँ दिखने वाला है? कैथोड पे। तो हम इसके नीचे अगर कैथोड लिखते हो तो क्या दिक्कत है? क्या लिख देंगे हम? कैथोड। अब ऑब्वियसली दूसरा क्या बचा आपको? निगेटिव चार्ज वाला, तो ये क्या हो जाएगा आपको? एनोड। क्या हो जाएगा? एनोड। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप NaCl का सॉल्यूशन लेंगे उस सॉल्यूशन में विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो आपको सोडियम कहाँ प्राप्त होने वाला है? कैथोड पर, और क्लोरीन कहाँ प्राप्त होगा? एनोड पर। ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। जो बताइए NaCl के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो हमें सोडियम आयन कहाँ प्राप्त होगा? तो हमें सोडियम आयन मेरे भाई कहाँ प्राप्त होगा? कैथोड पर। और क्लोरीन आयन कहाँ प्राप्त होगा? एनोड पर। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है आपके लिए एग्जाम्पल, जल का वैद्युत अपघटन। किसका? जल का वैद्युत अपघटन। इसका मतलब जल में भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है क्या? ऑब्वियसली होता है जल में विद्युत धारा प्रवाहित। अगर कहीं पे तार पानी के अंदर आपको गिरा मिले, कौन सा तार? बिजली वाला, 11,000 23,000, तो भूल के उसमें मत जाना, क्योंकि पूरा आसपास में क्या फैल जाता है? करंट फैल जाता है। मतलब जल के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब जल के अंदर जब आप विद्युत धारा का प्रवाह करोगे तो ये जल रहा आपका। अब इस जल के अंदर आप विद्युत धारा का प्रवाह करोगे तो आपको पता है, तो सर ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज वाला होता है और ये ऑक्सीजन जो है ना ये नेगेटिव चार्ज वाला होता है। तो जब आप इसको तोड़ोगे तो ये किस में टूट जाएगा? तो ये टूट जाएगा हाइड्रोजन आयन में। और दूसरा किस में टूटेगा? तो ये टूटेगा ऑक्सीजन आयन में। किस में टूटेगा? ऑक्सीजन आयन में।
लेकिन देखो ये हाइड्रोजन आयन जो होगा तो ये हाइड्रोजन अकेले होता है क्या? नहीं ना, ये हमेशा H2 के फॉर्मेट में होता है। और ये ऑक्सीजन अकेले होता है क्या? नहीं ना, ये हमेशा किस में होता है? O2 के फॉर्मेट में होता है। तो जब आप इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको? 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा? 2। 2 लगाए, हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 दूना 4, यहाँ भी 2 दूना 4, और ये ऑक्सीजन इधर भी 2, इधर भी 2। अब बैलेंस करने की जरूरत क्यों है ना? मैं ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन ध्यान रखना मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया ये चीज, जब भी आप रिएक्शन लिखोगे तो रिएक्शन को जब तक बैलेंस नहीं करोगे तब तक ये ढांचा स्ट्रक्चर होता है ना कि कोई रिएक्शन होता है, मतलब इससे हमें कोई जानकारी ही नहीं मिलेगी जो आखिर रासायनिक अभिक्रिया में कितने रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं, कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इस जानकारी को सही सही प्राप्त करने के लिए हमें रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना बेहद जरूरी होता है, वरना ये रासायनिक समीकरण क्या होगा? गलत होगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखो इसी के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया। अब इसमें हमने क्या लिया, जो एक मैंने बर्तन लिया, इस बर्तन में मैंने क्या भर दिया? ये पूरा का पूरा आपका जो है ये पूरा जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे बीच में लिखा भी क्या है? तो मैंने बीच में यहाँ पे लिख दिया है आपको H2। क्या लिखा है मैंने? H2O। जब मैंने H2O लिखा तो मतलब ये जल भरा हुआ है। अब जल में आपने क्या ले लिया? 2 इलेक्ट्रोड और उसके ऊपर से है ना ऐसे कवरिंग के लिए कुछ ऐसा है ट्यूब टाइप का आपने ले लिया, इसको कवर कर दिया। जब आपने कवर किया और नीचे से 2 पिन की सहायता से इसमें आपने क्या जोड़ दिया? तार जोड़ दिया, वायर जोड़ा। और वायर जोड़ने के बाद आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे। तो विद्युत धारा प्रवाहित कराने के कुछ समय बाद हमें पता क्या चलता है, जो यहाँ पे कुछ बुलबुले हमें मिल रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ बुलबुले मिल रहे हैं, यहाँ पे भी बुलबुले मिल रहे हैं। जब यहाँ पे बुलबुले मिलेंगे तो हम कैसे जानेंगे जो ये बुलबुला हाइड्रोजन है का है कि ऑक्सीजन का? हमने तो यहाँ पे लिख दिया जो भैया ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ निगेटिव चार्ज वाला आएगा, मतलब ये ऑक्सीजन ही होने वाला है। और निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज की तरफ पॉजिटिव चार्ज आने वाले हैं, मतलब ये हाइड्रोजन ही होने वाला है ना? ऐसा तो हमने रिएक्शन देख कर लिख दिया, लेकिन आप घर पे इसका प्रयोग कर सकते हो। कैसे? तो आप क्या करना, फटाक से इसको ट्यूब को निकालना उंगली से बंद करके और इसके सामने माचिस की जलती हुई तिल्ली को ले जाना। तो देखना जहां पे पटपट की आवाज आएगी ना, वो पटपट की आवाज वाला आपका हाइड्रोजन गैस होता है। क्या होता है आपका? हाइड्रोजन गैस वाला। और आप ध्यानपूर्वक करोगे तो ध्यान रखोगे जब कैथोड की तरफ से आपने जो गैस को निकाला होगा वही आपका क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। तो दूसरे सिरे पे आपका क्या होगा? ऑक्सीजन गैस। बात समझ में? अब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्यों, सॉरी ऑक्सीजन बोलते हैं जल, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्यों टूटा? तो आप कहोगे सर ये वैद्युत धारा प्रवाहित कराने के कारण टूटा है। किसके कारण? वैद्युत धारा प्रवाहित कराने के कारण। इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन हो गया? तो ये हो गया वैद्युत अपघटन, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है। अब इसमें एक और बात आपको ध्यान देनी है, जो H2O जो आपने यहाँ पे डाला ये है क्या? तो इसको बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं इसको? वैद्युत अपघट्य। अर्थात जिस पदार्थ का हम वैद्युत अपघटन करेंगे, उस पदार्थ को क्या बोलेंगे? वैद्युत अपघट्य। क्या बोलेंगे उसको मेरे भाई? वैद्युत अपघट्य। ठीक है, समझ में आया ना? बहुत आसान है। अब देखो तीसरा आपके लिए, मतलब ये वैसे 6ठा नंबर है, बट आज के क्लास का ये तीसरा रिएक्शन है। तो तीसरा आपके लिए मैंने क्या लाया? उभय विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? उभय विस्थापन अभिक्रिया। अब ये उभय विस्थापन क्या था? आपने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पीछे वाला वीडियो में पढ़ा है। मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जो ये भाई साहब ए बी सी से रिएक्ट करता है और सी जो है ये बी को इसके स्थान से भगाकर हटाकर ये क्या ले लेता है? बी का स्थान खुद ले लेता है। तो सी ने किसको डिस्प्लेसमेंट कर दिया? ये किया बी को। तो यहाँ पे एक ही का विस्थापन हुआ ना, केवल और केवल बी का। तो इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया, अर्थात प्रतिस्थापन बोलोगे, या इसी को क्या बोलोगे? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। आज हम सिंगल की बात नहीं करने वाले हैं, आज हम किसकी बात करने वाले हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करने वाले हैं। अब सेम टू सेम, बस इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ये एकल है और ये दो है। ऐसे समझो ना, जो हम दो भाई हैं और दोनों कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हम दोनों उठे, आप मेरी वाली कुर्सी पे बैठ गए, मैं आपकी कुर्सी पे बैठ गया, बस दोनों अपने यहाँ क्या कर लिया? स्थान एक्सचेंज कर लिए। तो इसी को क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सा। देखो पढ़ो इसको, क्या लिखा हमने? इस अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों, क्या? अपने आयनों का विनिमय, यहाँ पे मेरे भाई क्या लिख लोगे? का विनिमय। विनिमय कहने का मतलब होता है आदान प्रदान, एक्सचेंज कर लेना, तुम मेरी जगह मैं तेरी जगह, ऐसा विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम? उभय विस्थापन। क्या बोलेंगे इसको? उभय विस्थापन। अब आप इस एग्जाम्पल को पढ़ें, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा
क्या बोला गया? सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में। किसके विलयन में? सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में। अब सिल्वर नाइट्रेट क्या होगा मेरे भाई? तो सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3। क्या होता है? AgNO3। इसको क्या बोलते हो? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड, किसका? सोडियम क्लोराइड का विलयन। अब सोडियम क्लोराइड क्या होता है मेरे भाई? तो इसको बोलते हैं NaCl। क्या बोलते हैं इसको? NaCl। तो आपने क्या देखा, क्या लिखा है? सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड क्या प्राप्त होता है? सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बोला गया? सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। मतलब जब हम इसको मिलाएंगे तो हमें उत्पाद में मिलेगा AgCl। क्या मिलेगा? AgCl। और दूसरा क्या बोला गया है? दूसरा बोलेगा सोडियम नाइट्रेट, मतलब NaOH। इसको बोलते हैं। आप ये फॉर्मूला याद रखना, भले ही आपको ये भाषा याद हो या ना हो, बोर्ड एग्जाम में इस भाषा से आपको कोई लेना देना नहीं, बस आपको रिएक्शन चाहिए। क्या चाहिए? रिएक्शन। तो मैंने आपके लिए सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखा AgNO3, मैंने आपके लिए सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखा NaCl, और उत्पाद के फलस्वरूप आपका क्या बना? तो सिल्वर क्लोराइड बना जो AgCl है, और दूसरा क्या बना आपको? सोडियम नाइट्रेट बना NaOH। क्या ये? NaOH। अब इसमें जरा ध्यान से देखें, आपने क्या देखा? ये क्लोरीन जो है अभी सोडियम के साथ है, और उत्पाद में देखें आप क्लोरीन जो है वो सिल्वर के साथ है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे नाइट्रेट जो है ना, NO3 जो है वो इसमें सिल्वर के साथ है, तो इसमें किसके साथ है? इसमें सॉरी NaOH मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरे भाई, ये गलत है। यहाँ पे आप NaOH नहीं, यहाँ पे लिखोगे NaNO3। ठीक है, तो अब ये किसके साथ है? सोडियम के साथ है। अब इसमें आपने क्या देखा? जो ये भाई साहब दोनों अपना स्थान एक्सचेंज कर लिया, मतलब क्लोरीन जो है वो नाइट्रेट की जगह चला गया, मतलब NO3 की जगह चला गया, और NO3 जो है वो क्लोरीन की जगह चला गया। तो दोनों अपने स्थान का विनिमय किया ना, दोनों अपने स्थान का आदान प्रदान किया ना। जैसे कि हम दोनों ने क्या किया था? अपना कुर्सी एक्सचेंज कर लिया था, सीट एक्सचेंज कर लिया था, वैसे ही दोनों ने अपना सीट एक्सचेंज किया ना। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के स्थान को क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब ये उभय विस्थापन। क्या ये? उभय विस्थापन। तो आपको ये रिएक्शन याद रखना है, बस इस भाषा के साथ आपको ये रिएक्शन याद रखना है। ये बीच वाला आपकी समझने के लिए मैंने आपको है ना लिख दिया था, ताकि आप समझ पाओ जो ये हो क्या रहा है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अवक्षेपण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्या है? अवक्षेपण। अवक्षेप का मतलब क्या होता है? बच जाना। अवक्षेप का मतलब क्या होता है? बच जाना। जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे, जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो उस अभिक्रिया में अभिक्रिया के दौरान कुछ ऐसा ठोस पदार्थ होगा जो पात्र के पिंडी में जाकर बैठ जाएगा। जिस पात्र में हम रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे उस पात्र के पिंडी में जाकर बैठ जाएगा, तो उसको बोलेंगे अवक्षेप। क्या बोलेंगे उसको? अवक्षेप। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रियाएं। क्या बोलते हैं उसको? अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए भाषा पढ़िए ना, क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? देखिए यहाँ पे कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें प्रतिफल ठोस के रूप में, किसके रूप में? ठोस के रूप में विलयन से पृथक, मतलब विलयन से अलग होकर पृथक हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं अवक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है? अवक्षेपण। जैसे एग्जाम्पल समझो आप, अभी अभी आपने पीछे क्या देखा? अभी अभी आपने देखा ये वाला। अब इसी अभिक्रिया को मैं आगे लिखता हूं और आपको समझाता हूं। ये है आपका NaCl। अब NaCl के साथ आप AgNO3 की अभिक्रिया करा रहे हो। जब आप AgNO3 की अभिक्रिया कराओगे तो ये क्या बनेगा? अभी अभी आपने देखा सर ये तो बनेगा AgCl, और क्या बनेगा? NaNO3। क्या बना? NaNO3, ये बना। अब ये जो है AgCl, ये क्या होगा? जिस पात्र में हम रासायनिक अभिक्रिया को कराएंगे उस पात्र के पिंडी में आकर बैठ जाएगा। ऐसे समझो। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूं, नहीं स्क्रॉल नहीं, यहीं पे मैं बना लेता हूं। चलो, आप लोगों को कष्ट क्यों दूं? आपने ये एक बर्तन ले लिया। अब इस बर्तन में आपने क्या किया मेरे भाई? इसमें आपने क्या लिया? सिल्वर नाइट्रेट। आपने क्या लिया इसमें? सिल्वर नाइट्रेट। तो चलो मैं इसमें बना लूँ सिल्वर नाइट्रेट। चलो, ये जो मैंने आपको दिया ये क्या है? आपका सिल्वर नाइट्रेट। इसको आप बोलोगे सर ये AgNO3। अब इसमें आपने ऊपर से क्या मिलाया? तो आप इसमें मिलाया NaCl।
क्या मिलाया? NaCl। जैसे ही आपने NaCl मिलाया तो ये दोनों अपना है ना स्थान क्या कर लिया? एक्सचेंज कर लिया। मतलब NO3 सोडियम के साथ चला गया और Cl सिल्वर के साथ चला आया। तो जिस कारण ये सिल्वर जो है, सिल्वर क्लोराइड जिसको बोलते हैं, ये आकर यहाँ पे जम जाएगा। ये आकर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जम जाएगा। तो ये अवक्षेप हुआ। इसको क्या बोलोगे आप? अवक्षेप। ध्यान रखेंगे, इसको हम बोलेंगे अवक्षेप। तो ये अवक्षेप बना ना, जब ये अवक्षेप बना तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम? अवक्षेपन। क्या बोलेंगे इसको? अवक्षेपन। तो ये आया समझ में आपको? बिल्कुल मजेदार था, बिल्कुल आसान था, है ना? कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी। आपको वियोजन, वियोजन का मतलब याद रखना है, टूटना। कोई बड़ा सा अणु लोगे, छोटे छोटे अणु में टूट जाएगा, मतलब वो वियोजित हो गया। दूसरा मैंने आपको क्या बताया? वैद्युत अपघटन। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन लोगे जो वैद्युत धारा प्रवाहित कराने के बाद टूट जाएगा, तो वैद्युत अपघटन। मतलब ये भी तो वियोजन ही हुआ ना, बस वैद्युत धारा हमने इसमें प्रवाहित करा दिया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? वैद्युत अपघटन। तीसरा मैंने आपको क्या बताया? उभय विस्थापन। उभय विस्थापन में आपने क्या देखा? जो ये दोनों अपना स्थान क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। ये Y जो है ये B के साथ चला गया तो ये बन गया AY, और भाई साहब ये B जो है वो X के साथ चला गया तो ये बन गया XB। मतलब दोनों ये अपना स्थान एक्सचेंज कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? उभय विस्थापन। तीसरा है अवक्षेपन। मतलब जैसी जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनेगी उसको क्या बोलेंगे? अवक्षेपन। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस आपको करना क्या है? रिवीजन। आपको करना क्या है? रिवीजन। आप कंटिन्यू लगातार ध्यान रखिएगा। जैसे आपको अगर ये वीडियो समझ में ना आया तो आप पहले पीछे वाला वीडियो जाके देखोगे। पीछे वाला वीडियो जैसे ही आप देखोगे, बेसिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे वाला वीडियो आपको स्वतः ही समझ में आएगा, किसी की कोई गाइडेंस की आवश्यकता नहीं होगी आपको। और मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आपको लिख के रख लो, 2 नंबर में तो पूछता ही पूछता है मेरे भाई, 2 नंबर में पूछता ही पूछता है। तो ऐसा ना हो जो आप मिस कर जाओ और आपके 2 मार्क्स केमिस्ट्री में बिहार बोर्ड में या झारखंड बोर्ड में या यूपी बोर्ड में या ऐसे बोर्ड जो NCERT पैटर्न को फॉलो करते हैं उसमें आपके कम आ जाए। ठीक है, मैं आपके लिए काम करता हूँ। बस मैं आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में क्या मांग दूँ पता है आपको? 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।